Hello students, welcome to the amazing platform of Physics Wala. Welcome to the Arjuna NEET Fast Track Batch, my dear students. आज हम आ गए हैं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर 8 पर। और आज बेटा हम बेसिकली अभी तक हमने सारा का सारा थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट था ना वो हमने कवर कर लिया। मतलब कि ये जो सारी डेरिवेशंस थी, ये जो फॉर्मूलाज थे जो आपको सबसे ज्यादा परेशानी दे रहे थे, एक्चुअल में वो कंप्लीट हो गए हैं। तो थोड़ा खुश हो जाओ। आज जो हम शुरू करने वाले हैं थोड़ा सा पार्ट है गिब्स फ्री एनर्जी का, उसको कंप्लीट करेंगे, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड देन हम शुरू करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। यस, और बेटा ये ना सबसे आसान पार्ट है, बस एक बार समझना है एंड देन यू आर गुड टू गो, राइट? यस, तो आई होप आप सभी एक्साइटेड हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहले तो हमने जो पढ़ा है गिब्स फ्री एनर्जी उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी, तो बेटा सबसे पहले आता है कि क्या रिलेशन है बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये जो टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पे ये टॉपिक आपको कराया जाता है। लेकिन बेटा मैं आपको बता रही हूं दैट वी विल बी कवरिंग दिस टॉपिक इन इक्विलिब्रियम चैप्टर। जब हम इक्विलिब्रियम करेंगे, स्पेलिंग देख लेती हूँ क्योंकि मुझे ना इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग कभी सही नहीं आती है। तो जब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर करेंगे ना बेटा, उसके अंदर हम ये वाला टॉपिक करेंगे। यहाँ पे ये टॉपिक कराने का कोई सेंस नहीं बनता, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, परेशान हो जाओगे, वो अलग। ठीक है, क्यों हम ये उस टाइम पे करेंगे बेटा? क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अगर यही नहीं पता तो इस टॉपिक को कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक टेंशन ना ही लेने का, क्योंकि अगला ही चैप्टर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे और इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे तो हम तब इस पर्टिकुलर पार्ट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, यस, सो चिल एंड वील मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब ये मत सोचना मैम हमने ये टॉपिक नहीं किया। और अब जरा जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे इन सवालों को करने की कोशिश कीजिए। होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे मैंने, आई होप आपने किए हैं, आंसर्स आपको मिल गए थे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। पॉज द वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ एंड देन फिर हम देखेंगे। और मैं सारे के सारे ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ओके, लेट्स सी क्या है क्वेश्चन। कहता आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द चेंज ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी फॉर अ सिस्टम, जहां पे डेल्टा जी नॉट जो है वो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है सिस्टम के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो लेट्स सी, फर्स्ट है इफ गिब्स फ्री एनर्जी इज पॉजिटिव द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। क्या गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होती है तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है? नहीं, जब आपकी गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है नेगेटिव होती है बेटा, तब आपका रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, यानी कि आपको तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। लेट्स टॉक अबाउट द अदर। इफ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 0 द सिस्टम हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम। यस, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि आपको पता है दैट डेल्टा जी ऑफ सिस्टम जो होता है वो माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल होता है। टोटल बोलो, यूनिवर्स बोलो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब बेटा आपको पता है कि अगर आप एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो उस प्रोसेस के अंदर जो डेल्टा एस टोटल होता है ना वो आपका 0 होता है, क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कांस्टेंट होता है। अगर वो कांस्टेंट है तो ये 0 होगा, तो मैम ऑब्वियसली डेल्टा जी ऑफ सिस्टम भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैं पूरा का पूरा रिवाइज करवा रही हूं ताकि गलती ना हो। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। लेट्स टॉक अबाउट द अदर। Delta G naught is equal to 0, the system is still moving in a particular direction. No, it is not moving in a particular direction. तो ये गलत है। Let's talk about the other process. This is negative, the process is spontaneous. If delta G of system is negative, it is less than 0, this process is spontaneous. ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आपको इस चीज को समझना है दैट यस ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो बेटा दो स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर सही हैं, बी एंड डी। डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज लेस देन 0, नेगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर वैल्यू 0 है तो सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया, आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो अब आप में से बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मैम एक बात बताना, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और दो आंसर सही हैं।
एक्चुअल में क्या है, ये आंसर हमने बिल्कुल सही निकाला है, पर जो एग्जाम का पेपर, जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था ना, वहां पे ये वाला पार्ट जो था, यहाँ पे नॉन लिखा हुआ होगा, ठीक है। यस, ऐसा ही कुछ होगा, मे बी यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस लिखा हो या कुछ और लिखा हो, लेकिन हमें तो आंसर सही निकालना है ना। अगर नॉन लिखा होता तो फिर ये करेक्ट नहीं होता, लेकिन अभी तो बेटा यहाँ पे स्पॉन्टेनियस लिखा है, तो अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो फिर ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए 2 करेक्ट हो गए, बट एक कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, बट ठीक है, हमें तो आंसर चेक करना था, हमने आंसर चेक कर लिया। ओके परफेक्ट, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन दिस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट व्हाट टेम्परेचर। ठीक है, तो बेटा आपको आपके डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है कितनी, 170 किलो जूल्स, ठीक है, और बेटा आपको आपके डेल्टा एस की वैल्यू दी हुई है 170 जूल्स पर केल्विन। अब ये तो 170 जूल है, ये किलो जूल है, तो इसको बेटा पहले तो जूल्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ओके अब आपको पूछा क्या है, कब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, कब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। तो हमें पता है दैट डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल होता है, ठीक है। अब यार ध्यान से देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैम अगर हमें इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है, यानी कि डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव में आंसर आए। नेगेटिव में आंसर कब आएगा, जब ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी हो। ये वैल्यू कब बड़ी होगी बेटा, जब आपका हाई टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर की वैल्यू जब ज्यादा होगी तो नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे हाई टेम्परेचर, है ना। तो यानी कि बेटा यू कैन से दैट टी डेल्टा एस जो होना चाहिए वो आपका ज्यादा होना चाहिए देन डेल्टा एच, ठीक है, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव लगा है, तो अगर ये पूरी वैल्यू बड़ी है डेल्टा एच से तो फिर आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो आपका टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, ठीक है। बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, कितना है 170 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 170, तो ये कैंसिल हुआ, यहां पे आ गया आपका कितना 1000 केल्विन, ठीक है। यस, तो बोलता द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। अब देखो 1000 से ज्यादा कौन सी वैल्यू है, एक ही वैल्यू ऐसी है जिसमें टेम्परेचर 1000 से ज्यादा है, कौन सा, ये, तो बेटा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सवाल को करना हो गया। यस परफेक्ट, लिख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे केल्विन लिखना ना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ठीक है। बस अपना थोड़ी सी चीज को यूज करना है दिमाग में, बस एक कॉन्सेप्ट को यूज करो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। चलो चलो चलो, द एंथैल्पी एंड द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन दिस आर, मेरे को तो एक ही चीज आती है, जो मुझे दिया हुआ है मैं सबसे पहले उसको लिख लेती हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगी कि मेरे को एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच दिया हुआ है कितना, 30 किलो जूल। उसके बाद में मेरे को एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस दिया हुआ है कितना, 105 जूल पर केल्विन। तो पहले तो इसको 30 इंटू 10 की पावर 3 करके जूल्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि किलो में नहीं कैलकुलेट कर सकते, यूनिट होनी चाहिए एकदम सेम, ठीक है। yes. चलो, द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम इज, आपको बताना है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो, कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा। अब ध्यान से देखो बेटा, मैम हमें पता है दैट डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल होता है ना। हाँ, अब बेटा अगर आप डेल्टा जी की बात करते हो तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी आपका 0 के इक्वल होता है, ये सबको याद है कि नहीं, ये याद रखना है, ठीक है। यस, तो अगर ये 0 है तो यानी कि इस टाइम पे जब ये 0 हो जाएगा तो सारी चीजें आपकी इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो भी तो इक्विलिब्रियम पे ही होगा। यस, तो यानी कि बेटा हम कह सकते हैं that T delta S will be equal to delta H, तो आपका टेम्परेचर जो हो जाएगा वो डेल्टा H अपॉन डेल्टा S के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो डेल्टा H की वैल्यू क्या है, 30 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन डेल्टा S की वैल्यू कितनी है, कितनी है भाई, कितनी दी हुई है, 105, ठीक है। तो इसको 105 कर लो, बस इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा केल्विन में, किसमें, केल्विन में, ठीक है। यस, कितना आसान था, देखा, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद में तो चुटकियों में आंसर आएंगे। चलो बहुत बढ़िया, इसको नोट डाउन करना है तो कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। कितने आसान क्वेश्चन आते हैं यार, है ना। यस, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो।
क्वेश्चन कहता है दैट एट 300 केल्विन फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये हम करेंगे अभी, एक सेकेंड को, ठीक है। हाँ तो अब देखो, कहता एट 300 केल्विन फॉर अ रिएक्शन 2A गिव्स B plus 3C, डेल्टा E इज इक्वल टू 4.2 किलो कैलोरीज एंड डेल्टा S की वैल्यूज आपको दी हुई है। तो पहले तो जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं। डेल्टा E एक्चुअली आपके डेल्टा U के बराबर ही है और वो आपको 4.2 किलो कैलोरीज दिया हुआ है, यानी कि बेटा 4.2 इंटू 10 की पावर 3 कैलोरीज जो है वो आपको ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसके बाद में कहता है कि डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है 40 कैलोरीज पर केल्विन। चलो बहुत ही बढ़िया। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इन किलो कैलोरीज। तो आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना है एंड दैट टू किलो कैलोरीज में कैलकुलेट करना है। तो भाई मुझे तो डेल्टा जी का एक कोई फॉर्मूला आता है विच इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैम इसके लिए मुझे डेल्टा एच चाहिए, बट डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करूं? तो डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से सोचो। हमें एक रिलेशन याद है दैट एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी होता था, याद है? हाँ, यहीं से बेटा जब चेंज निकाला था तो डेल्टा एच जो था वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी के बराबर था, है ना। अब अगर आप एक गैस के लिए बात कर रहे हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि पीवी जो है वो nRT के बराबर है। तो अगर इसके यहाँ पे डेल्टा लगा है तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे उसके भी आगे डेल्टा लग सकता है, क्योंकि टेम्परेचर तो है भैया कांस्टेंट, आर होता है कांस्टेंट, टेम्परेचर है कांस्टेंट, तो सिर्फ चेंज क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज हो रहे हैं। तो यानी कि मैम आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो एज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ एनजी आरओ, है ना। जहां पे डेल्टा एनजी क्या है, डेल्टा एनजी कैलकुलेट किया जाता है गैसियस प्रोडक्ट में, जो गैसियस प्रोडक्ट्स हैं उनके मोल्स माइनस जो आपके गैसियस रिएक्टेंट्स हैं उनके मोल्स। तो आई कैन से दैट डेल्टा ऑफ एनजी is calculated as summation of moles of gaseous product minus summation of moles of gaseous reactants, है ना। यस मैम, ये हो सकता है, परफेक्टो है भैया, ठीक है। तो बेटा यहां से आपके डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, हमने इसको कैलोरीज में कैलकुलेट कर लिया, इट इज 4.2 इंटू 10 की पावर 3 प्लस बेटा आपके पास में डेल्टा एनजी, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 मोल गैस का है और ये 3 है, तो टोटल 4 मोल्स है और यहाँ पे 2 है, तो 4 माइनस 2 आ गया आपकी वैल्यू। तो यहाँ पे आपके ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू, अब आर की वैल्यू क्या यूज करेंगे, क्योंकि हम एनर्जी कैलोरी में कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो आर की वैल्यू यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, या तो आप 1.98 यूज कर लो या अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने के लिए 2 यूज कर लो, और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 300, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, बहुत बढ़िया। तो बेटा यहां से जो आपका एंथैल्पी आएगा वो कैलोरीज में आ जाएगा, इस एंथैल्पी को यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। तो डेल्टा एच की वैल्यू लिख दोगे, ये 300 है, डेल्टा एस है तो डेल्टा जी आ जाएगा, लेकिन जो ये वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, कैलोरीज में आएगी, बट हमें किस में चाहिए, किलो कैलोरी में चाहिए। तो अगर किलो कैलोरी में चाहिए तो जो यहाँ पे आप डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करोगे, इस पूरी वैल्यू को बेटा 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जो आपका आंसर होगा वो किलो कैलोरीज में आ जाएगा। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैचिंग फैक्टर था वो आपका ये वाला था कि आपको ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। कर लेंगे इसे, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। लिख लो बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट कर लिया, अगला देखो। अगला कहता फॉर द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी है, आपको उसकी डेल्टा यू वैल्यू दी है, डेल्टा एस दिया है और आपको उसका डेल्टा जी निकालना है। एग्जैक्टली जैसे हमने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह से, बस वैल्यूज बदली हैं बेटा, और आपको एक क्वेश्चन दिया है। तो और ये एग्जाम में आया हुआ है नीट 2014 में, तो क्या आप ये आंसर कर पाएंगे, क्या मैं ये आपको होमवर्क दे दूं? बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ वैल्यूज बदली हैं, ठीक है। आंसर आपको मिल जाएगा, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन योरो सेल्फो, ठीक है। यस चलो बहुत बढ़िया बेटा, इसको ट्राई करना। अगला बढ़ते हैं आगे, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी तक जितना भी एंट्रोपी के बारे में पढ़ा है उस पूरे का ये रिवीजन करवा रहा है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो।
देखो हमें याद है एडियाबैटिक प्रोसेस में क्योंकि Q होता है 0, तो मैम डेल्टा S जो होगा वो Q अपॉन T ही तो होता है मैम, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0। यानी कि बेटा इसका तो पहला पार्ट P होगा, ये तो मुझे साफ साफ पता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अगर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर का रिलेशन नहीं हो आ सकता है ना, यस। तो यहाँ पे मैम ना ये आंसर हो सकता है ना ये आंसर हो सकता है, आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, क्यू। ऐसे करा करो सवालों को, तो आइसोथर्मल वाला हो जाएगा क्यू। अब भैया दो ही ऑप्शंस रह गए, दो ही हमारे पास यहाँ रह गए हैं। अब देखो जब है भाई आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम जो है वो आपकी चेंज नहीं हो सकती। आपके पास में यहाँ पे एक वॉल्यूम का चेंज दिखा रखा है, तो क्या ये वॉल्यूम वाले में आंसर आ सकता है, नहीं मैम वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो सकती, कांस्टेंट होती है आइसोकोरिक में, यानी कि इसका आंसर क्यू तो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये हमने कर दिया, अच्छा वॉल्यूम वाला तो हमने कर दिया ना, इसको तो हमें छोड़ना है, हमें तो इन दोनों में से आंसर देखना है। अच्छा ठीक है, अब देखो आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हीट फ्लो होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है तो हम सीवी कैलकुलेट करते हैं ना। अब ध्यान से देखो यहां पे आएगा मजा, जब आपके पास में कांस्टेंट, यहां पे लिख लो वॉल्यूम कांस्टेंट। मैम अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमें क्या चाहिए होगा, सीवी। सीवी सीवी क्या होता है बेटा, याद है तुम्हें, डेल्टा U इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा T। यहां से सीवी की वैल्यू आती है डेल्टा U बाय एन डेल्टा T। तो ये सब कब होता है, जब कांस्टेंट होती है आपकी वॉल्यूम। तो यानी कि जब आपको यहां सीवी दिख गया तो ये पक्का आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए होगा, तो ये R होगा, फिर एक ही रह गया तो ये आपका S हो जाएगा। इनफैक्ट आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सीपी है, सीपी कब होता है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे आपको आइसोबारिक कंडीशन दी है जहां पे प्रेशर होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला तो रटने की जरूरत ही नहीं थी, बिना फॉर्मूला रटे मैंने ये आंसर निकाल दिया। ऐसे आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है, यस। बाकी फॉर्मूलाज याद भी होने चाहिए, ठीक है। चलो लिख लो इसको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, आपकी स्क्रीन पर है, पहले तो खुद ट्राई करो, सोचो कि कैसे करेंगे इस सवाल को, ठीक है। आपको पता है क्या निकालना है, आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है, आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है B से C तक, यानी कि आपको इस X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे सोचो। अब देखो बेटा, हमें पता है कि मैम जो एंट्रोपी चेंज होता है वो हमारा एक स्टेट फंक्शन होता है। वो क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। वो स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है, कौन सा पाथ फॉलो किया उस पे डिपेंड नहीं करता, है ना। अगर बेटा वो उस पर डिपेंड नहीं हो करता तो मैम आप चाहे यहां से यहां चले जाओ सीधा तो भी वही वैल्यू आनी चाहिए, चाहे मैम आप इधर जाके और ऐसे पूरा घूम के जाओ तो भी वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर मुझे दिल्ली से अपने घर राजस्थान जाना है तो चाहे मैं ट्रेन से जाऊं, चाहे मैं प्लेन से जाऊं, चाहे मैं चल के जाऊं, मेरा स्टेट फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि डेल्टा एस एक स्टेट फंक्शन है तो इसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि बेटा हम कह सकते हैं कि जो B से C आपका एंट्रोपी चेंज आ रहा है X, जो B से C आपका एंट्रोपी चेंज आ रहा है X बेटा, वो आपका बराबर होना चाहिए। जब आप एंट्रोपी चेंज देखो, आपका कहां से कहां तक देख रहे हो, B से C है, आप ऐसे देख लो कि आप एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर लो फ्रॉम A से, वो क्या नाम है इसका, B से A प्लस एंट्रोपी चेंज देख लो, ये क्या है, A से C, ठीक है। ये समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है बेटा। मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं, पहले इसको समझो। समझ आया, A से B, अब B से C जो भी चेंज आएगा वो यहां से वहां, मतलब कहीं कोई भी रास्ते से आओ उसको फर्क को नहीं पड़ता है ना, यस। तो यानी कि मैम अब हम देखते हैं वैल्यूज क्या है। B से C क्या है बेटा, प्लस का X है, ठीक है, यस। अब देखो, अगर आप देख रहे हो B से A, देखो
ए से बी जाने का 50 है तो बी से ए जाने का क्या होगा, -50 होगा। अगर इस डायरेक्शन में +50 है तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में -50 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -50 प्लस बेटा ए से तो सी जाने की डायरेक्शन दिखा रखी है, ए से सी कितना है +110, तो आंसर आ जाएगा आपका 60। तो एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 60 कैलोरीज पर केल्विन। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप ऐसा भी सोच सकते हो, आप कह दो कि मैम मान लो मैं जो भी एंट्रोपी चेंज आ रहा है मेरा ए से सी में, वो मैम बराबर होगा मेरा एंट्रोपी चेंज मतलब ए से सी आप ऐसे जाओ चाहे आप ऐसे जाओ, दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो यानी कि मैम इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। ये वाली वैल्यू तो मुझे 110 दी हुई है और ये वाली वैल्यू अगर मैं देखूं तो इसको 50 + x भी बोल सकती हूँ। तो यानी कि मैम x की वैल्यू आ जाएगी 110 - 50 विच इज अगेन इक्वल टू 60। तो आप चाहे ऐसे निकाल लो डायरेक्शन वाइज, अगर आपको डायरेक्शन वाइज नहीं समझ आता तो आप वैसे भी कर सकते हो। पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर कभी डायरेक्शन को चेंज करोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यस, आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हुई हैं बेटा। तो परफेक्ट है, इसको लिख लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली होती क्या है, जो हम केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, जो हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं ना लैब के अंदर, उस पे बेटा थर्मोकेमिस्ट्री बेस्ड होती है सारी की सारी। तो पहले तो हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन अ केमिकल सिस्टम, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग व्हेन अ चेंज और फेज ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस विद इन द सिस्टम, ठीक है। तो जो भी हम रिएक्शंस करते हैं अब हम उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा अब आपसे हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है पहले उसे पढ़ लो। थर्मोकेमिकल इक्वेशन होती है बैलेंस केमिकल रिएक्शन व्हिच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड हीट चेंज, जो भी हीट चेंज हो रहा होता है। आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे रिएक्शंस लिखी होती हैं और उनके आगे ऐसे हीट चेंज लिखे होते हैं, है ना। हाँ, तो अब मैं आपसे ना एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बेसिकली होता क्या है, जब आप थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखते हो तो आप कहते हो मान लो ए जो है वो सॉलिड है मैम, फिर 2b है, फिर हमारी गैस है जहां से हमें लेट्स से 3c मिल रहा है और d मिल रहा है। मैम ये एक्वस स्टेट में है या फिर इसको सॉलिड स्टेट ही ले लो, ये मान लो आपकी गैसियस स्टेट है। मतलब ऐसे आपको रिएक्शंस मिलती हैं, ठीक है। और बेटा यहाँ पे आपको इसकी डेल्टा H वैल्यू लिखी हुई मिलती है, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शंस हैं, इनकी डेल्टा H वैल्यूज हमें मिलती हैं। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं वो हम हमेशा कहाँ करते हैं, ओपन कंटेनर में करते हैं। ओपन कंटेनर से क्या मतलब है मेरा, जब रिएक्शन कर रहे होते हो तो जिस भी इक्विपमेंट में यूज कर रहे हो, तो कोनिकल फ्लास्क यूज कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, उस वो ओपन ही होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि क्लोज में कर रहे हो, ऐसे अंदर घुस के टेस्ट ट्यूब के कर रहे हो, नहीं मैम, खुली होती है ऊपर से। यस, तो बेटा जब वो खुला है तो यानी कि हम क्या रखते हैं, हम ये सोचते हैं कि प्रेशर रहेगा कांस्टेंट। क्या रहेगा, ऐसे केस में हम बोलते हैं प्रेशर होता है कांस्टेंट। ये मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में भी बताया था कि अगर कभी भी कोई भी आइडियल गैस ओपन कंटेनर में होगी तो उसका प्रेशर होगा कांस्टेंट, ठीक है। अगर बेटा क्लोज्ड कंटेनर होता, अगर बाय चांस कोई चीज क्लोज्ड कंटेनर में होती तो वो होता बेटा आपका वॉल्यूम कांस्टेंट। तो क्या होता, वो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता, क्योंकि अगर कंटेनर क्लोज है तो उसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट। ये चीजें हमें पहले से पता है, ठीक है। यस, अगर मैं आपसे पूछूं कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट फ्लो होती है, क्योंकि ऑब्वियसली रिएक्शन हो रही है तो हीट तो फ्लो होगी, तो जो हीट फ्लो होता है बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे, वो आपका हीट फ्लो जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, हीट फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता था वो आपका एंथैल्पी के इक्वल होता
था, है ना। और मैम अगर हम हीट फ्लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू के बराबर होता था। आई होप ये सभी को याद है, कोई नहीं भूला है, ठीक है। यस, तो ओपन कंटेनर में प्रेशर कांस्टेंट होता है और जो भी हीट फ्लो होती है वो एंथैल्पी चेंज होता है। क्लोज कंटेनर में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है और जो भी एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या होता है, डेल्टा यू होता, ठीक है। चलो, तो इसीलिए हम रिएक्शंस की डेल्टा एच और डेल्टा यू वैल्यूज को डिस्कस करते हैं। अब बेटा आपको पता है क्या, ये सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती हैं। हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही हैं, एक टेम्परेचर पर हो रही। अगर आपका टेम्परेचर है कांस्टेंट, मतलब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अगर आप लोग मुझे इस सवाल का जवाब दे दो तो मेरे को मजा आ जाएगा, ठीक है। यस, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि रिएक्शंस, मान लो आप इस रूम में हो और इस रूम में टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर मैं रिएक्शन कर रही हूं और मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट ले रही हूं तो बेटा मुझे तो ये पता है कि डेल्टा एच जो होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है और डेल्टा यू जो है वो भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। अगर मैम टेम्परेचर है कांस्टेंट तो मैम डेल्टा एच और डेल्टा यू वैल्यूज तो जीरो आ जानी चाहिए। और अगर ये दोनों जीरो आ गई तो थर्मोकेमिस्ट्री का क्या रोल है, फिर तो मैम थर्मोकेमिस्ट्री जाने दो, फिर तो थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता, है ना। यस मैम, कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे तो ये दोनों जीरो हो गई। चलो ओके, टाटा बाय बाय, ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है। यस, तो यहाँ पे खत्म करते हैं, चलो पार्टी शार्टी करते हैं क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स खत्म, थर्मोकेमिस्ट्री भी खत्म, हमने तो इन दोनों को जीरो प्रूव कर दिया, है ना। लेकिन पागल लोग तो थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री तो हो रही है मैम, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये दोनों तो जीरो होने चाहिए ना। क्यों मैम कांस्टेंट, क्यों हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं क्या? सोचो, बताओ, सोच के बताओ मुझे इसका आंसर। लो 1-2 मिनट और सोच के बताओ मुझे इसका आंसर। अभी तक जितना पढ़ाया उस हिसाब से तो मैम ये जीरो होना चाहिए था। अब आपने या तो गलत पढ़ाया है हमें या फिर कुछ तो घोटाला हुआ है ना। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि क्या घोटाला हुआ है, ठीक है। तो बेटा अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाली हूं। इस क्वेश्चन का मैम कैसे आंसर देने वाली हैं कि अभी तक जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे या फिर जब हम सेकंड लॉ पढ़ रहे थे, तो बेटा हर वक्त मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो मैंने कांस्टेंट लिए, हाँ कि नहीं। हम आइडियल गैस की बात कर रहे थे और आइडियल गैस में नंबर ऑफ मोल्स को हम कांस्टेंट लेते थे। जब आप नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट लेते हो तो बेटा आपका जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आपके डेल्टा एच वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है और ये भी डेल्टा यू भी जीरो होता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर्स थे और ये जीरो हो रहे थे, ठीक है। और मैम हम इस टाइम पे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट ले रहे थे, आइडियल गैस की बात कर रहे थे, ठीक है। यस, समझ आ रहा है। लेकिन जब हम बेटा थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम रिएक्शंस की बात करेंगे, हम अलग अलग रिएक्शंस की बात करेंगे। तो यार जब अलग अलग रिएक्शंस होते हैं तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते, दे आर नॉट कांस्टेंट, वो बदलते रहते हैं। अब आप जब रिएक्शन करते हो, मान लो कि आपने CaCO3 को डिकम्पोज कराया तो बेटा वो CaO + CO2 में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूं कि यहाँ पे पहले मैंने कहानी शुरू तो एक ही मोल से करी थी, लेकिन जब रिएक्शन हो गई तो 2 मोल्स हो गए मेरे पास, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस में कांस्टेंट नहीं रहते हैं। और जब वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं तो जो आपका डेल्टा यू और डेल्टा एच होता है वो टेम्परेचर के जीरो होने पे नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो फिर हम इनको जीरो नहीं कह सकते क्योंकि वहां पे जो हम सबसे बड़ा अजम्पशन ले रहे थे वो ये था कि नंबर ऑफ मोल्स जो थे गैस के वो कांस्टेंट थे, लेकिन अब जो हम रिएक्शंस कर रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं है। और अगर वो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप डेल्टा यू और डेल्टा एच को टेम्परेचर कांस्टेंट पे जीरो के इक्वल नहीं कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। था ना कितना मजेदार, अमेजिंग था ना। यस, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते रहेंगे, बस आपको स्टे ट्यून्ड रहना है, ठीक है। चलो लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो लिख लिया होगा, ये भी लिख लिया होगा, ये भी लिख लिया होगा, ठीक है। चलो
ओके चलो अब देखो, थर्मोकेमिस्ट्री में बेटा टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब ओपन होती है, ओपन होती है तो प्रेशर होता है आपका कांस्टेंट। तो हम हमेशा जो भी रिएक्शंस होती हैं उनके आगे डेल्टा एच क्यों लगाते हैं जनरली, क्योंकि सारे के सारी ओपन कंटेनर्स में होती हैं, ठीक है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी होता है, इट इज नोन सो आल्सो नोन एज द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके आगे आप डेल्टा एच लगा देते हो, जो उसका एंथैल्पी चेंज होता है। आपको पता है कि ये जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है बेटा, एक तो स्टेट फंक्शन है, दूसरा बेटा ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट पे डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बेटा अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन की बात करूं, मान लो कि आपके पास में ए ऑफ गैस प्लस, ये मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया, हाँ ठीक है। ठीक है, यस। तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज की बात करते हो, इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है और एंथैल्पी चेंज के बारे में हमें पता चल गया। इस बार हम नहीं कहेंगे कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट होती तो ये जीरो होती, लेकिन ये जीरो नहीं होती है, ठीक है, यस। तो लिख लो इसको। नेक्स्ट, अब बेटा हम ना बहुत ही सारी, जितनी भी सारी रिएक्शंस होती हैं, मान लो कि आपने ए से बी प्रोडक्ट बनाया, तो जब भी रिएक्शंस होती हैं तो उनके कुछ एंथैल्पी चेंजेस होते हैं जिसको हम डेल्टा एच आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेल्टा एच आर अलग अलग तरह की फॉर्म ऑफ एंथैल्पीज हो सकती हैं, उसकी टेंशन मत लेना, पर हर रिएक्शन में जो चेंज होता है एनर्जी का उसको हम डेल्टा एच आर बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच आर बोलते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, अब ये हो सकता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो सकता है डेल्टा एच नेगेटिव हो, मैं इसके बारे में भी बताऊंगी, पर एब्जॉर्ब भी हो सकती है हीट और दी भी जा सकती है। तो ये बोला गया है दैट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हैड कंप्लीटली रिएक्टेड इज नोन एज द हीट ऑफ द रिएक्शन और द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। कोई भी फॉर्म का रिएक्शन हो, उसके अंदर जो भी चेंज आएगा, हीट इवॉल्व हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, उसे हम डेल्टा एच आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, परफेक्ट है। तो लिख लो इसको। नेक्स्ट देखो, अब हीट ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आपका होता है वो बेटा, इफ कंडीशंस आर नॉट गिवन, तो डेल्टा एच जो होता है वो हमेशा डेल्टा एच नॉट कंसिडर किया जाता है। अब डेल्टा एच नॉट क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड स्टेट्स पे जब आप एंथैल्पी कैलकुलेट करते हो तो उसे डेल्टा एच नॉट कहते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये स्टैंडर्ड स्टेट्स कैसे डिफाइन होती, ठीक है, यस। स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी जो होता है बेटा, जब आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का हो, जब आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन हो, अगर प्रोडक्ट में आपका कोई एक्वस सोल्यूशन है तो उसकी मोलैरिटी 1 मोलर हो, तो फिर हम उसे स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट यानी कि आपने चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट किया है जब आपका टेम्परेचर 298 केल्विन था, गैस थी तो उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, और अगर कोई सोल्यूशन था तो उसकी मोलैरिटी 1 मोलर थी। उस टाइम पे जो आपने एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट किया है उसे कहा जाता है क्या, डेल्टा एच नॉट, दैट इज योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, ठीक है, समझ आया, यस, परफेक्ट। इसको लिख लो, आगे देखते हैं। फिर बहुत ही थियोरेटिकल बातें हैं, बस पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, यस। नाउ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे तो रिएक्शन को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बिना बैलेंस किए आप कभी भी एंथैल्पी नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एंथैल्पी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे वो डिपेंड करती है। अब अगर मोल्स आपने सारे सही से कैलकुलेट नहीं किए हुए तो आप कैसे एंथैल्पी कैलकुलेशंस कर सकते हो, इसीलिए बैलेंस्ड इक्वेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, यस। तो पहला पॉइंट समझ आया। दूसरा कहता एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, फटाफट याद कर लो मेरे साथ ही। At standard condition, temperature 25 degree Celsius, pressure 1 atmosphere, your enthalpy of the reaction would be equal to this. अब मैं ये आपको समझाना चाहूंगी अलग से। देखो, मान लो आपने एक रिएक्शन करी ए से, मान लो ए से
2B, ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन थी। और ये बेटा आपने किस कंडीशन पे, SATP कंडीशन कहते हैं उसे, ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है ना, उसको स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस कहते हैं। तो आपने इस स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पे प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर था, टेम्परेचर आपने 298 केल्विन लिया, तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा एच आर था, डेल्टा एच आर ऑफ रिएक्शन था, वो आपका लेटर से डेल्टा एच आर नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा एच आर नॉट के इक्वल होगा, क्योंकि मैम ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बेटा अगर सेम रिएक्शन यही A से 2B, आपने मान लो प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेयर लिया है, तो भैया 2 एटमॉस्फेयर पे आप इस रिएक्शन को कर रहे हो, तो इस टाइम बच्चा आपका जो डेल्टा एच आर ऑफ रिएक्शन होगा वो आपके डेल्टा एच आर नॉट के इक्वल नहीं होगा। इस बार आप उसको स्टैंडर्ड नहीं, ठीक है, यही बोला है कि अगर सारी की सारी इस टेम्परेचर कंडीशंस पे कर रहे हो तो वो इक्वल होगा, नहीं तो वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और जो आप यूनिट लेते हो वो हमेशा किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरीज पर मोल लेते हो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड करेगी, तो आप इस तरीके से इसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलो ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। बढ़े आगे, चलो अगला देखो। अब बेटा हम समझेंगे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं। समझ तो लोगे, उससे पहले मैं ही समझा देती हूँ। मान लो आपके पास में कोई एक रिएक्शन है A जो जा रही है B में। अगर बेटा ये यहाँ पे कुछ हीट एब्जॉर्ब करती है, यानी कि अगर रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, अगर आपके रिएक्टेंट्स ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो आपकी जो रिएक्शन की डेल्टा एंथैल्पी आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है, और इसीलिए हम इसको एंडोथर्मिक कहते हैं। जब भी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हम उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, तो हम उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, और जब भी बेटा आपकी कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें आप हीट यहां पे इवॉल्व हो रही है, तो हम इसको डेल्टा एच को नेगेटिव कहेंगे, और ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती, यानी कि अब मैं आपको इसको थोड़ा सा इमेजिन करके बताती हूँ। सोचो आपने कभी रिएक्शन तो की होगी लैब में, ठीक है, अगर नहीं की तो भी आपको पता तो होगा कि जब रिएक्शंस होती हैं तो बहुत बार मैम कंटेनर गर्म हो जाता है या ऐसे ऐसे आग 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 सी निकलने लगती है। तो वो रिएक्शंस बेटा जिनके अंदर आग आग सी निकलने लगती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि हीट दी जाती है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हीट इज इवॉल्व्ड, हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है। लेकिन अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हो, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्शन होने के बाद में आपका कंटेनर ठंडा हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हीट जो है वो रिएक्टेंट्स की साइड है, एब्जॉर्ब कर ली थी रिएक्टेंट्स ने, यानी कि हम क्या कहेंगे, यहाँ पे बेटा हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। तो ये वर्ड्स कई बार लिखे जाते हैं, तो आपको याद होने चाहिए कि हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है और कहाँ पे हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, इसी को आप अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो ये प्लस है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो मतलब मैम प्रोडक्ट साइड में से हीट इवॉल्व हुई है ना, माइनस एक्स है तो यानी कि इवॉल्व हुई है। सेम इसी तरह से यहाँ पे माइनस एक्स प्लस ए लिख के बी भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब भी है कि ये क्या है, आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, बाकी वैल्यू तो आपको पता ही है, डेल्टा एच की नेगेटिव दी होती है। तो ये आपके कुछ तरीके होते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, ये जो आपकी रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बेटा, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है और रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जब आपके रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है और वो प्रोडक्ट्स में जाते हैं, तो वो इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व कर देते हैं, नहीं चाहिए उन्हें दे देते हैं। तो जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर हम क्या कहते हैं कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स जो होता है वो ज्यादा होता है देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होते हैं। मैंने कहा था जिसके पास कम एनर्जी होती है वो स्टेबल होता है,
तो मैम यहाँ पे रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है। रिएक्टेंट्स आपके फटाफट प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, वो फटाफट। अब मान लो कि किसी के पास में 50 रुपए हैं पर उसे 50 रुपए चाहिए नहीं, मानने वाली बात नहीं है, बट फिर भी उसे 50 नहीं चाहिए, उसे सिर्फ 10 चाहिए, तो वो फटाफट जाएगा और 10 वाली पोजीशन पे जाएगा और बाकी के 40 रुपए फटाफट बाहर दे देगा। तो सेम उसी तरह से इसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, प्रोडक्ट्स में जाते हैं और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो ऐसे बाहर दे देते हैं, तो इसीलिए इसको नेगेटिव कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, आपके रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम और प्रोडक्ट्स की ज्यादा होती है। तो यानी कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के अंदर जाता है तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी पहले से प्रेजेंट होती है, यानी कि इस टाइम पे बेटा प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके लेस स्टेबल हैं। तो आप क्या कहोगे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे ज्यादा होती है देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। और हमेशा एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होती है जब आगे वाले की एनर्जी कम हो, स्टेबल होना चाहता है ना। तो ये समझाने के लिए था, आपको लिखना है तो लिख लो, आगे जो मैंने बोला वो लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लो। इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको समझ लो। ये रहा एंडोथर्मिक रिएक्शंस, रिएक्शन इन विच नेट हीट इज एब्जॉर्ब्ड। क्या होगा बेटा, नेट हीट जो होगी वो आपकी एब्जॉर्ब होगी और आपके प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो होती है वो आपकी बेटा, यहां पे मैंने आपको बोला था द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी मोर देन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंडोथर्मिक में। ठीक है, इसीलिए जो आपका डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। और मैंने बोला एंडोथर्मिक में क्या होता है, आपके प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा होती है तो इसीलिए वैल्यू पॉजिटिव आती है ना। यस, तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है। जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो रिएक्टेंट्स यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इज मोर देन द स्टेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, बढ़िया। बिकॉज मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ये वाली बात अभी नहीं समझ आएगी, ये वाली बात को भी छोड़ दो। ठीक है, ये बात को भी छोड़ दो, मैं ये करवाऊंगी अभी, बॉन्ड एंथैल्पी कराऊंगी तो समझ आएगा ना। इसको बिकॉज वाले पार्ट को छोड़ दो। ठीक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स याद करने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, मैं कराऊंगी अपने आप। डोंट रिमेंबर, जस्ट आपके नॉलेज के लिए ये एग्जाम्पल्स दिए। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट है बेटा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो भी मैं आपको करा चुकी हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। यहाँ पे बेटा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स जो होता है वो कम होता है, और क्योंकि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कम होता है यानी कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो वही बोला गया है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो ये लिख लो पहले, फिर यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को लिख लो। ओके तो बेटा अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम ये समझने वाले हैं कि आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बाद यस अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो आपकी हीट ऑफ रिएक्शन दैट इज जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि सारी की सारी थर्मोकेमिस्ट्री एंथैल्पी पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखो कहता क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, और बिल्कुल सच बात है क्योंकि आपका डेल्टा एच जो होता है वो एक्सटेंसिव होता है, वो अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो कितने मोल्स आपके रिएक्ट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है कि भाई कितना एंथैल्पी चेंज आएगा। ठीक है, यस, so it is the amount of reactant is doubled then the enthalpy of the reaction will also be doubled। जैसे कि अगर यहाँ पे देखोगे तो इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए एंथैल्पी चेंज जो था वो -x था,
क्योंकि यहाँ पे 1 मोल था। अगर आपने इसके 2 मोल्स कर दिए, डबल कर दिया, तो इसकी एंथैल्पी जो है वो भी डबल हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेल्टा एच आपका एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसे लिख लो, इसे लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो चलो यहां तक तो समझ आया। लेट्स टॉक अबाउट दी अदर फैक्टर। दूसरा क्या फैक्टर है बेटा? दूसरा फैक्टर कहता है कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। ऑब्वियसली आपने अगर फिजिकल स्टेट चेंज कर दी तो यानी कि आपके रिएक्टेंट्स ही चेंज हो गए बेटा। अब अलग अलग रिएक्टेंट्स की जो एंथैल्पी चेंजेस होंगे वो तो अलग अलग ही होंगे ना, ये तो बिल्कुल सही बात है। नेचर ऑफ द रिएक्शन पे तो डिपेंड करता ही है, राइट? यस, तो इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट। जैसे कि H2 गैस है, यहाँ पे O2 गैस है और आपने H2O गैस बनाया है, तो इसका कुछ एंथैल्पी चेंज होगा बेटा। और जैसे कि आपने यहाँ पे लिक्विड स्टेट में बनाया है तो इसका एंथैल्पी चेंज अलग होगा। देखो सेम रिएक्शन है, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू H2O, और यहाँ पे आपने डबल कर दिया तो ये आपकी रिएक्शन जो होगी वो इसको डबल कर दोगे। ठीक है, मेन यहाँ पे आपको क्या दिखाया जा रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे ना कुछ एरर है। अगर ये 1 है, इसको 1 से ही करो, ठीक है, फिर ही समझ आएगा। को भी 1 ही रखो। ये हो गया आपका हाफ। ठीक है, यस, तो बेटा अब सही है। और देखो यहाँ पे बाकी सब डिट्टो सेम है, सब कुछ सेम है मैम। यहाँ पे लिक्विड स्टेट में बन रहा है, यहाँ पे H2O गैसियस स्टेट में बन रहा है। तो यार जब आपके प्रोडक्ट्स ही अलग बन गए, लिक्विड और गैस अलग अलग, तो ऑब्वियसली उनके एंथैल्पी चेंजेस जो होंगे वो भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे, राइट? यस, तो ये देखो ये -285.8 होता है, ये -242 होता है। डोंट वरी, आपको ये रटना नहीं है, याद नहीं करना, आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। ठीक है, यस, तो नोट यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ऐसा क्यों होता है? For H2O liquid, delta H is more negative in comparison to the formation of H2O vapor. क्यों ज्यादा नेगेटिव होता है लिक्विड के लिए as compared to vapor? Because when the vapors convert into liquid, then some heat is released. क्योंकि जब कुछ वेपर्स कन्वर्ट होते हैं लिक्विड के अंदर तो कुछ हीट जो होती है वो रिलीज होती है। तो इस वजह से जो स्टेट होती है वो अफेक्ट करती है कि आपका जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कितना होगा, राइट? यस, यार बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट है ना, फील ही नहीं आ रही है। जब तक डेरिवेशन ना करो मजा नहीं आता है ना। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें तो बहुत आसान लग रहा होगा, बस थ्योरी है, पढ़नी है, खत्म बात है ना। हाँ, तो फैक्टर्स पढ़ लो फटाफट, और क्या। चलो यहाँ तक पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं, लिखो इसे। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब क्या होता है ना कि और कौन सा फैक्टर होता है। लेट्स नाउ ट्राई टू इमेजिन कि मान लो आपके पास में कार्बन है और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिला के CO2 बना रहा है। तो मैम ऑब्वियसली इसके डेल्टा H की वैल्यू कुछ होगी और ये कार्बन मान लो सॉलिड स्टेट में है। तो बेटा जो ये कार्बन है आपका, ये किस स्टेट में है वो बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे कार्बन एक ही तरह से एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कार्बन डायमंड की फॉर्म में हो सकता है कि कार्बन जो है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में हो सकता है कार्बन आपका कोल की फॉर्म में हो सकता है कार्बन आपका कोक की फॉर्म में हो। तो ऐसे कार्बन जो है वो बहुत सारी तरह से एग्जिस्ट करते हैं। तो जो उनकी फॉर्म्स होती हैं, हर एक फॉर्म अलग डेल्टा HR वैल्यू देगी, यानी कि मैम उनकी एग्जिस्टेंस, उन्हें ना एलोट्रोप्स कहते हैं। तो मैम जो एलोट्रोपिक फॉर्म है उसके ऊपर डिपेंड करती है एंथैल्पी चेंज वैल्यू। ठीक है, यस, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ गया है, दैट इज एलोट्रोपिक फॉर्म। कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में होगी तो मान लो कुछ वैल्यू दे रही है, डायमंड की फॉर्म में होगी तो कुछ और वैल्यू देगी। तो इस तरीके से आपका आंसर आता है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। चलो लिख लो इसको, फटाफट लिखना है अब हमें, फिर हमें आगे भी तो बढ़ना है। ठीक है, तो यहां तक आपको आई थिंक सारा क्लियर हो गया होगा, कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट और ये सारी बातें। ठीक है, यस, परफेक्ट है, तो पहले इसे लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब कोई ऐसा मत पूछना कि एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होता है। जब एक ही एलिमेंट अलग अलग स्ट्रक्चर्स अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है तो उसको एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था, पता है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। अगला नेक्स्ट इज रिएक्शन कंडीशंस। आपकी रिएक्शन कंडीशंस कैसी हैं उस पर डिपेंड करता है। आपका रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट कर रहे हो आप या कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर तो हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हो, उन सब पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एंथैल्पी चेंजेस कैसे आएंगे। ठीक है, the chemical reactions are carried out at constant temperature,
या तो कांस्टेंट प्रेशर लेते हो या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हो, या तो ओपन कंटेनर लेते हो या क्लोज कंटेनर लेते हो, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यस, कांस्टेंट प्रेशर पे हमें पता है क्यूपी जो होता है वो डेल्टा एच आर होता है, नहीं तो आपका क्यूवी जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा ऑफ ई आर होता है। ठीक है, हाँ, मान लो मैंने आपको कभी डेल्टा यू की वैल्यू दे दी, आपकी एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज बता दिया और आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है, तो ये फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, है ना। यस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। परफेक्ट। ओपन वेसल कंटेनर, क्लोज वेसल कंटेनर, जो जो चीजें मैंने बोली है वो सब यहाँ लिखी हुई है, तो फटाफट इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर कंडीशंस भी अफेक्ट करती हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी तक जितनी देर हम डिस्कशन कर रहे हैं हम हर पॉइंट पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। होता कभी नहीं है, ऑब्वियसली टेम्परेचर टाइम टू टाइम बदलता रहता है, लेकिन हम उसको कांस्टेंट लेकर चलते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं, हम अपने आप को बेवकूफ बना लेते हैं कि भैया टेम्परेचर है कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर को वो कांस्टेंट लेकर चलते हैं। ठीक है, यस, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी लिख लो। अब बेटा, अब जो आएगा ना, नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, अब हम एंथैल्पी चेंजेस कैलकुलेट करेंगे अलग अलग तरह के, अब हम अलग अलग तरह के एंथैल्पी चेंजेस कैलकुलेट करेंगे। तो पहली फॉर्म ऑफ एंथैल्पी चेंज जो होता है दैट इज योर हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूं कि मान लो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। ठीक है, तो कैसे आप हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करोगे, आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब आप जाकर उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बहुत सारे कंपाउंड्स, ऑलमोस्ट हर कंपाउंड की आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए जो रूल्स हैं वो ये हैं बेटा कि जो चीज आप फॉर्म कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए, 1 मोल होनी चाहिए। जो चीज फॉर्म हो रही है वो 1 मोल होनी चाहिए। ठीक है, और जिससे वो फॉर्म हो रही है, जैसे कि मान लो कार्बन से फॉर्म हो रही है और ऑक्सीजन से फॉर्म हो रही है, तो ये दोनों जो है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। अब स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है कि ये उस तरीके से एग्जिस्ट करने चाहिए जैसे ये नेचुरली एटमॉस्फेयर में या फिर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट की अपनी एक स्टैंडर्ड स्टेट होती है जिस तरह से वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपके पास में कार्बन है ग्रेफाइट फॉर्म में। ऑल्सो बेटा आपको पता है कि जो कार्बन होता है वो आपका डायमंड की फॉर्म में भी होता है। ठीक है, इन दोनों में से मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? सबसे स्टेबल स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें यूनिवर्स में वो चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हमने कार्बन का एग्जांपल लिया, तो कार्बन हमें ग्रेफाइट में भी मिलता है, कार्बन हमें डायमंड में भी मिलता है, और मैम हमें पता है डायमंड आता है बड़ा महंगा, और डायमंड होता है मैम सदा के लिए, हीरा है सदा के लिए, है ना। तो इसका मतलब है मैम, आप हमसे मत पूछो, हमें पता है ग्रेफाइट क्या होता है, वो पेंसिल की निब, जो हम पेंसिल यूज कर रहे हैं ना, उसकी निब ग्रेफाइट से बनी होती है, जिसका कुछ पैसे नहीं लगते मैम, थोड़ा सा, मतलब कितना, 2 रुपए में, 3 रुपए में मैम पेंसिल मिल जाती है। तो यानी कि क्योंकि डायमंड महंगा है तो मैम ये ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो बेटा यही इसकी क्या होनी चाहिए थी, मोस्ट स्टेबल स्टेट, यानी कि उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होनी चाहिए थी। पता है ऐसा होता है, यहां पे ज्यादा बेटर वर्ड होगा मोस्ट स्टेबल स्टेट लिख लो। ठीक है, अब तो आप ऐसा कहोगे कि मैम पक्का हमें पता है कि डायमंड जो होगा वो होना चाहिए मोस्ट स्टेबल स्टेट, क्योंकि हमने सुना है हीरा है सदा के लिए, अगर वो सदा के लिए है तो वो स्टेबल होगा, है ना। हाँ, लेकिन क्योंकि हर एक चीज जो दुनिया में होती है वो अपनी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाह रही होती है, लेकिन बेटा आपको पता है क्या, आप अचंभित हो जाओगे ये सुन के कि ग्रेफाइट जो होती है वो कार्बन की मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। यानी कि जो आपका डायमंड है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट होना चाह रहा है। इनफैक्ट आपका डायमंड जो है, जिसको आप इतना पैसा देकर लेकर आए हो ना, वो धीरे धीरे ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप कहोगे मैम ये क्या हो गया, अगर मैंने ये अपने पापा को बता दिया तो दिमाग घूम जाएगा। आप कह रहे हो कि ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल स्टेट है डायमंड से, यानी कि डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। इसका मतलब है कि अगर मेरे पापा लाखों रुपए देके ज्वेलरी शॉप से डायमंड लेकर आए और जब तक घर पहुंचे इतने में वो डायमंड ग्रेफाइट में बदल गया,
सब बर्बाद हो जाएगा, ये क्या हो गया, है ना? ऐसा नहीं होता। अब मेरी बात सुनो, थर्मोडायनेमिक्स ने आपको ये तो बता दिया कि ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है डायमंड से, यानी कि मैम डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन बेटा इतना जल्दी नहीं होता कि तुम दुकान से लाओगे और घर तक आते आते वो तुम्हारा ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में बहुत धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, एंड इनफैक्ट उसको बहुत साल लग जाते हैं, 400-500 साल लग जाते हैं उसको ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने में। तो इसीलिए अगर आपने डायमंड खरीद लिया है तो टेंशन नहीं लेने का, आपका डायमंड डायमंड ही रहेगा, पर एक्चुअल में आपका ग्रेफाइट मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। इनफैक्ट ग्रेफाइट जैसा लिया है वैसा ही रहेगा जिंदगी भर, हमेशा, जिंदगी भी क्या, हमेशा, ठीक है। लेकिन डायमंड धीरे धीरे ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा। तो मोस्ट स्टेबल स्टेट जो होती है वो हर एक एलिमेंट की होती है। जैसे कार्बन की मोस्ट स्टेबल स्टेट कार्बन ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन की जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है वो गैसियस स्टेट होती है, जिसे हम O2 गैस कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टेबल स्टेट्स है जो आपको मैं लिखवाऊंगी, आपको पता होनी चाहिए, जो आपके बार बार काम आएंगी, ठीक है। तो इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म। देखो 1 मोल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स विच आर इन देयर स्टेबल एंड स्टैंडर्ड स्टेट्स। तो यानी कि कार्बन ग्रेफाइट में होना चाहिए, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होनी चाहिए, हर कोई अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। यस, परफेक्ट है बेटा, ये लिख लो, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। चलो लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लिया। चलो अब बेटा कुछ स्टेबल स्टेट्स जो आपको पता होनी चाहिए मैम वो लिखवा देंगी। तो यहां पे हम लिखेंगे स्टेबल स्टेट्स, ठीक है। कुछ स्टेबल स्टेट्स जो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम पोटेशियम की बात करें तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर सॉलिड की बात करोगे तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कार्बन जो होता है बेटा उसकी सबसे स्टेबल स्टेट होती है आपकी ग्रेफाइट। फॉस्फोरस जो होता है बेटा, व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो सबसे ज्यादा आपका स्टेबल होता है। और भी बहुत सारे तरह के होते हैं। सल्फर की अगर हम बात करें तो रोम्बिक सल्फर जो होता है वो आपका सबसे स्टेबल होता है, रोम्बिक सल्फर, ठीक है। सिमिलरली और अगर हम बात करें तो O2 जो होता है वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 जो होता है वो आपका गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म में। और हमें क्या क्या पता होने चाहिए, कुछ कुछ अलग अलग, जैसे कि Br2 जो होता है बेटा वो अपनी लिक्विड स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, वो सॉलिड गैसियस स्टेट में नहीं होता, ये कुछ अलग है। Br2 लिक्विड फॉर्म में होता है, और I2 जो होता है वो अपनी सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। विद टाइम मैं धीरे धीरे आपको सबकी स्टैंडर्ड स्टेट्स बता दूंगी, बट ये कुछ ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके बार बार काम आएंगे, तो इसलिए ये मैंने इनकी स्टेबल स्टेट्स आपके सामने लिख दी है। इनफैक्ट आपको आइडिया भी लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको आइडिया भी लग जाएगा। Cl2 जो होता है वो गैसियस स्टेट में ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये स्टेबल स्टेट्स होती, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहता टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन में हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये तो हम बात कर चुके हैं, ये तो हम कर चुके हैं ना शायद, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हाँ बेटा ये तो हम कर चुके हैं, इसको तो डिलीट कर देते हैं। Now, if enthalpy of formation measured at constant pressure 1 atmosphere and constant temperature 298 Kelvin और 25 डिग्री Celsius, तो हम उसको, अगर बेटा आपने कभी भी कोई रिएक्शन है, मान लो A से B, तो आपको पता है कि इसका एंथैल्पी चेंज लेटर से डेल्टा HR है, और ये बेटा आप किसी चीज की फॉर्मेशन कर रहे हो, तो अगर आप ये कभी किसी की फॉर्मेशन कर रहे हो और इस टेम्परेचर पे कर रहे हो, 298 पे प्रेशर ले रहे हो 1 एटमॉस्फेयर, तो यही डेल्टा HR जो है वो डेल्टा H फॉर्मेशन नॉट बन जाता है। और अगर इन टेम्परेचर्स के अलावा कभी और फॉर्मेशन करते हो तो उसे डेल्टा HR को क्या कह देंगे, डेल्टा HF, बस इतना, ठीक है। फॉर्मेशन तो होगी बट एट सम लेट से प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा, कोई भी प्रेशर इन स्टैंडर्ड स्टेट्स के अलावा लोगे तो सीधा F लगाओगे, अगर स्टैंडर्ड स्टेट पे लोगे तो नॉट लगा देना, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है।
बढ़िया, ठीक है, ओके। तो इसे लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। ओके, तो बेटा अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देना चाहूंगी कि हम जितनी भी रिएक्शंस करते हैं ना, हम हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट्स लेकर चलते हैं। वी विल ऑलवेज टेक स्टैंडर्ड कंडीशंस, यानी कि बेटा हमेशा हम डेल्टा एच नॉट की ही बात करेंगे। हम हमेशा सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं वो 298 केल्विन पे ही कंसिडर करेंगे, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, और आपकी प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर, वही वाला हम हमेशा लेकर चलेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये हमेशा हम लेकर चलेंगे, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट्स होती है ना आपके एलिमेंट्स की, जैसे कि कार्बन की ग्रेफाइट थी, ऑक्सीजन की O2 गैस थी, इन सब की, क्योंकि बेटा ये तो ऑलरेडी यूनिवर्स के अंदर इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो जो डेल्टा एच फॉर्मेशन नॉट होता है स्टेबल स्टेट्स का, वो हमेशा 0 होता है। तो आप ये पॉइंट अपने पास लिख सकते हो, मैं अभी समझा दूंगी, दैट standard enthalpy of formation, standard enthalpy of formation यानी कि डेल्टा एच एफ नॉट फॉर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एलिमेंट इज 0, वो हमेशा बेटा क्या होती है, 0 होती है। मतलब कि अगर कभी किसी ने पूछ लिया कि डेल्टा एच फॉर्मेशन नॉट ऑफ O2 गैस, अगर आपसे पूछ लिया किसी ने, तो बेटा O2 तो गैस की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए कोई रिएक्शन थोड़ी करनी पड़ी, उसके लिए कोई एंथैल्पी चेंज थोड़ी करना पड़ा, यानी कि ये होगा आपका वैल्यू 0। तो जो भी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म्स होती हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा 0 होती है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने बोला आपको कार्बन डायमंड, अगर बेटा मैंने कार्बन डायमंड बोला तो मैम ये तो डायमंड है, दिस इज नॉट द मोस्ट स्टेबल स्टेट, तो जो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायमंड होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, ये आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यही अगर कार्बन ग्रेफाइट होता तो बेटा इसका जो डेल्टा एच एफ नॉट होगा वो आपका 0 के इक्वल होगा। सिमिलरली मान लो मैंने आपको बोला आपके पास में है N2 गैस, तो बेटा N2 गैस तो N2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसका डेल्टा एच एफ नॉट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। सिमिलरली मान लो मैंने आपको बोला Br2 गैस और Br2 लिक्विड, तो आप कहोगे मैम कि ये इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है, तो इसका एफ नॉट जो होगा वो 0 होगा, लेकिन ये जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट नहीं है, तो इसका डेल्टा एच एफ नॉट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो आपको बस ये देखना है कि कौन सी स्टेबल स्टेट है, जो स्टेबल स्टेट होती है उसका डेल्टा एच एफ नॉट 0 के इक्वल, जो स्टेबल स्टेट होती है उसका डेल्टा एच एफ नॉट 0 के इक्वल होता है, और जो नहीं होती वो नहीं होता, सिंपल बात, ठीक है। यस, बढ़िया, इसको लिख लो बेटा। चलो, अब अगर आपने ये लिख लिया है तो इसके बाद में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देना चाहती हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी आपके पास में मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मान लो ग्रेफाइट फॉर्म में है, ठीक है, और ये आपकी गैस है, ये आपको CO2 दे रहा है, ठीक है। तो बेटा जो ये रिएक्शन है इसका कुछ एंथैल्पी चेंज आया होगा डेल्टा एच आर, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या मैं इसे कह सकती हूं दैट इट इज द एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू सी, टेम्परेचर मैंने इसका 298 केल्विन ही लिया है और प्रेशर मैंने 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि एसएटीपी कंडीशंस की ही मैं बात कर रही हूं। तो डेफिनेशन कहती है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ तब हो सकता है जब 1 मोल प्रोडक्ट बने। तो क्या आपका प्रोडक्ट 1 मोल बन रहा है? बिल्कुल। दूसरा कंडीशन कहती है कि जो रिएक्टेंट्स उसको बना रहे हैं वो अपनी सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। कार्बन अपनी ग्रेफाइट की स्टेट में है, ऑक्सीजन अपनी गैस की स्टेट में है, मोस्ट स्टेबल स्टेट में है। तो जो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज आएगा वो आपका एंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन ऑफ CO2 के इक्वल बिल्कुल हो जाएगा।
वहीं पे अगर ये रिएक्शन ऐसे होती कि आपके पास में कार्बन होता डायमंड फॉर्म में, ठीक है, और आपके पास में O2 गैस होती और ये मिलके आपको CO2 गैस दे रहा होता, ठीक है। फिर से बेटा SATP कंडीशंस है, दैट इज आपकी मोस्ट स्टेबल, वो जो भी स्टैंडर्ड वाली कंडीशंस होती है वो कंडीशंस है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखते तो आप कहते कि मैम 1 मोल तो बन रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा कहता कि ये एलिमेंट अपनी स्टेबल स्टेट में, पर ये अपनी स्टेबल स्टेट में नहीं है, यानी कि जो यहां पे आपका डेल्टा एच आर आता वो आपका डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CO2 के इक्वल नहीं हो सकता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल स्टेट में नहीं है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो कि कौन सा फॉर्मेशन है कौन सा नहीं है, ठीक है। पहली चीज इंपॉर्टेंट टू नोट, ठीक है। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है टू नोट माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है कि मान लो आपको कभी कोई रिएक्शन दी हुई है, जैसे कि A प्लस B गिव्स यू C प्लस D, मान लो यहाँ पे 2 है, ये आपकी डेल्टा एच आर है, ठीक है। और बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर हर एक एलिमेंट का डेल्टा एच एफ नॉट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। मान लो इसका डेल्टा एच एफ नॉट वैल्यू आपको दिया हुआ है A, इसका डेल्टा एच एफ नॉट वैल्यू दिया हुआ है B, इसका डेल्टा एच एफ नॉट वैल्यू दिया हुआ है C, और ये आपको डेल्टा एच एफ नॉट वैल्यू दिया हुआ है D। तो बेटा अगर आपको ऐसे रिएक्शंस के डेल्टा एच एफ नॉट वैल्यूज दिए हुए हैं तो आप डेल्टा एच रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपके पास में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशंस है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस है। तो मैम जितना भी समेशन कर लो डेल्टा एच एफ नॉट्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स की वैल्यूज होंगे उसे सब्ट्रैक्ट कर दो समेशन ऑफ, डेल्टा नहीं लगाया था यहाँ पे, डेल्टा लगेगा, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको जिंदगी भर याद रखना है क्योंकि ये हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब ट्राई करते हैं इसको। आपका डेल्टा एच आर ये भी नॉट ही होगा क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कैलकुलेट करें, किसके बराबर होगा, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ सी। अब ध्यान से ये देखना कि इसके आगे 2 लगा है और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, तो मैम इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हमें 1 इंटू डेल्टा एच एफ नॉट किसका चाहिए, डी का चाहिए, माइनस अब आपको क्या करना है, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ ए प्लस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ बी। तो आप किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं अगर आपको उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस दी हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। परफेक्ट, इसको यूज करके आप अपना सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 चीजें थी जो आपके लिए बहुत जरूरी थी। मोस्टली जो आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस होती हैं वो नेगेटिव वैल्यूज ही होती हैं क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो स्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी होती हैं, उसकी हम डिस्कशन करेंगे, टेंशन नहीं का। अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं क्योंकि समझ तो बहुत लिया मैम, लेकिन बिना क्वेश्चंस के ना चीजें पल्ले नहीं पड़ती हैं, तो जरा पल्ले पढ़ाते हैं इन चीजों को। पहला क्वेश्चन कहता है आपको एंथैल्पी डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। आपको NH3 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। तो रिएक्शन को मत देखा करो, पहले क्या सोचा करो उसको देखो। आपको पता है कि आपके पास में NH3 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सीधा सा एक ही डेफिनेशन है, पहले कहता 1 मोल बनना चाहिए, तो ये 1 मोल बनना चाहिए, है ना। और ये मोस्ट स्टेबल स्टेट्स में होने चाहिए जिनसे बने, तो मैम नाइट्रोजन यानी कि N2 में होगा और H2 जो है मैम वो हमारा ऐसे होगा, इसको थोड़ा सा स्पेस देके लिख देते हैं, ये N2 होगा और ये H2 होगा। और मैंने कहा था कि रिएक्शन होनी चाहिए बैलेंस्ड, रिएक्शन होनी चाहिए बैलेंस्ड, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन 1 है और यहाँ 2 है तो इसको मेरे को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है तो यानी कि 3/2 से इसको करना पड़ेगा, है ना। अब मेरे पास 1 मोल NH3 बन रहा है और मेरे पास H2 और N2 जो है वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में है। ये आपका गैस में होना चाहिए और H2 भी आपका गैस में होना चाहिए क्योंकि H2 भी अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट गैस में रहता है। अब देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो हमें दिया हुआ है N2 गैस प्लस 3H2 गैस
जो हमें दे रहा है 2NH3 गैस। अब बेटा ध्यान से देखना, ये है आपका डेल्टा एच आर, ठीक है, क्योंकि मैम, और ये है मेरा डेल्टा एच एफ नॉट, ठीक है, ये डेल्टा एच आर। मैं कह सकती हूं बहुत साफ साफ कि डेल्टा एच आर नॉट जो है वो डेल्टा एच एफ के इक्वल नहीं है, NH3 के। बेसिकली ये भी NH3 की ही बात हो रही है और ये भी NH3 की बात हो रही है। अब पहला क्वेश्चन आता है क्यों क्यों नहीं है इक्वल? क्योंकि बेटा आपके लिए ये 1 मोल होना चाहिए और ये 2 मोल के लिए दिया हुआ है। मैंने आपको बोला जो रिएक्शन की एंथैल्पीज होती हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको इसकी वैल्यू जो है डेल्टा एच आर की वो आपको -x दी हुई है, तो बेटा आप एक चीज समझ पा रहे हो कि 2 मोल NH3 बनने के लिए आपको -x जूल्स ऑफ एनर्जी लग रही है, किलो जूल ऑफ एनर्जी लग रही है ना? यस, 2 जूल NH3 बनने के 2 मोल NH3 बनने के लिए इतनी लग रही है, तो 1 मोल बनने के लिए कितनी लगेगी? क्या मैं ये कह सकती हूं that for 2 moles of NH3 I am requiring 2 mole NH3 के लिए हमें कितना -x किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, पर मोल है जो भी आप इसे रखना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मुझे 1 मोल के लिए फाइंड आउट करनी है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? -x/2 किलो जूल पर मोल। और आपको 1 ही मोल के लिए निकालनी थी, बाकी सब चीजें तो सही है ना, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, सब चीजें सही हैं, बस हमें इस पूरी रिएक्शन को किससे डिवाइड करना था? 1/2 से। तो जब आप इस पूरी रिएक्शन को 1/2 से डिवाइड करोगे तो फिर आपको डेल्टा एच को भी 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? -x/2। तो जो आपका आंसर आया डेल्टा एच फॉर्मेशन नॉट ऑफ NH3 वो आ गया बेटा -x/2। कितना आ गया? -x/2। ठीक है, ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये क्या लिखा हुआ है, कई बार काफी एरर्स होती हैं, ये किलो कैलोरीज को हटाओ, ठीक है, समझ आया? देखो, अगर ये मोस्ट स्टेबल स्टेट में नहीं होती फिर तो हम कह देते कि हम निकाल ही नहीं सकते, है ना, लेकिन ये सब चीजें सही थी, बस आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दी हुई थी, आपको 2 मोल्स के लिए दिया हुआ था, आपको बस 1 के लिए निकालना था, तो उसको 1/2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया -x/2। इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, इसको लिख लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन ना हम एकदम लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड? कौन सा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा, बस इतना पूछ रहा है, ठीक है। डेफिनेशन जो पड़ी थी उसी के हिसाब से जवाब देना है। सबसे पहले 1 मोल बनना चाहिए, क्या ये 1 मोल है? हाँ। दूसरा, सबसे स्टेबल स्टेट से बनना चाहिए, क्या कार्बन की स्टेबल स्टेट ग्रेफाइट होती है? बिल्कुल। क्या ऑक्सीजन की स्टेबल स्टेट गैस होती है? बिल्कुल। तो ये बिल्कुल आपका डेल्टा एच फॉर्मेशन दे रहा है। सेकंड वाला देखो, अगर आप यहां पे देखो तो 1 मोल CO2 बन रहा है, बिल्कुल सही। क्या कार्बन की डायमंड सबसे स्टेबल स्टेट होती है? नहीं। तो यानी कि ये आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। इतना समझ आया? इतना समझ आया, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, यस। अब यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूं, मान लो आपके पास में ये रिएक्शन है, मान लो इसकी डेल्टा एच वैल्यू जो है वो क्या है? x है। तो बेटा अगर आप इसी रिएक्शन को उल्टा कर दो, तो मैम डी प्लस सी जो है वो मुझे बी प्लस ए देगा, तो इसकी जो डेल्टा एच वैल्यू होगी ना बेटा वो -x के इक्वल हो जाएगी। जब आप रिएक्शन को उल्टा कर देते हो तो ये वैल्यू माइनस में चली जाती है, पहली चीज। दूसरा, अगर आपने इसी पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2dd प्लस 2cc गिव्स यू 2bb प्लस 2a। तो बेटा यहां पे जो आपकी डेल्टा एच की वैल्यू होगी ना वो 2 माइनस है ना, तो -2 को मल्टीप्लाई कर दो इस -x से। तो यानी कि क्योंकि डेल्टा एच एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो फिर उसकी वैल्यू को आप चेंज करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर आपने मोल्स को चेंज कर दिया तो वो उतने ही नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आप बार बार क्वेश्चंस में यूज करोगे, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए, इसे लिख लीजिए। यहां तक समझ आया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा,
नेक्स्ट कहता है दैट आपके पास में कार्बन ग्रेफाइट है, O2 गैस है, CO2 गैस मिल रहा है, तो यहां पे आपको मिल रहा है मान लो डेल्टा H फॉर्मेशन नॉट। ठीक है, पहले तो इसे लिख लो, ये आपकी फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे ऐसा हम बोल सकते हैं कि दैट जो यहाँ पे हमारा डेल्टा एच आर आएगा वो एक्चुअली हमारा डेल्टा एच फॉर्मेशन नॉट ऑफ CO2 के इक्वल है। ठीक है, यस यहाँ पे अगर हम बात करें तो कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में है, हाफ O2 है, कार्बन है, तो बेटा ये आपका जो डेल्टा एच आर है ये अगेंस्ट डेल्टा एच आर होगा, और ये डेल्टा एच आर जो है वो आपका डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CO के इक्वल होगा। वो CO2 था, ये CO था, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्मेशन सभी का होगा, बस वो 1 मोल होना चाहिए और वो जिससे बन रहा है वो उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट से एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, लिख लो इसको। अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ द कंपाउंड। सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो मैम वाटर जो है वो लिक्विड बन रहा है, भैया कोई भी लिक्विड गैस कोई भी हो सब बनेंगे, लेकिन सबसे स्टेबल स्टेट और 1 मोल। क्या ये 1 मोल है? बिल्कुल। इसके लिए हमें स्टेबल स्टेट हाइड्रोजन की H2 चाहिए गैस में और ऑक्सीजन की लिक्विड O2 चाहिए गैस में। H2 गैस में है, बिल्कुल है, O2 गैस में है, बिल्कुल है। अब नंबर ऑफ मोल्स देख लो, यहाँ पे 2 है, बैलेंसिंग सही है, 1 है, तो बिल्कुल ये आपको डेल्टा H फॉर्मेशन दे रहा है, किसकी? H2O लिक्विड की। ठीक है, दे देगा, परफेक्ट। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो हमारा डेल्टा HF नॉट के इक्वल ऑफ वाटर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगेन बेटा, आपके पास में HBr गैस है, 1 मोल है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, तो हाइड्रोजन की स्टेबल स्टेट होती है क्या? H2, और ब्रोमीन की सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है ब्रोमीन Br2, लेकिन लिक्विड फॉर्म में। यहां पे क्या है? Br2 गैस में है, तो बेटा यहां पे आपका डेल्टा HR जो होगा वो डेल्टा H फॉर्मेशन नॉट के इक्वल ऑफ HBr नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपका Br2 है उसकी सबसे स्टेबल स्टेट क्या थी? यहां पे लिखूंगी तो जगह ही नहीं बचेगी, यहां लिख लो। Br2 की सबसे स्टेबल स्टेट जो है वो क्या है बेटा? डेल्टा HF नॉट ऑफ Br2 लिक्विड जो होता है वो 0 होता है। Br2 लिक्विड होना चाहिए था, ना कि गैस होना चाहिए था, तो ये वाले फैक्टर ने सब कुछ खराब कर दिया। नेक्स्ट देखो, आपके पास में है C2H6, कार्बन होना चाहिए ग्रेफाइट, पहले तो 1 मोल है, ठीक है, ग्रेफाइट फॉर्म में, और हाइड्रोजन H2 गैस में। आपके पास में ये लिखा है, ये तो है ही नहीं मैम, ये तो स्टेबल स्टेट हो ही नहीं सकती, तो यानी कि यहां पे भी जो डेल्टा HR है दैट इज नॉट इक्वल टू डेल्टा HF नॉट ऑफ C2H6। समझ आ रहा है? यस। इसका होना क्या चाहिए था? अगर आप लिखना चाहते हो तो कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में होना चाहिए था, H2 गैस होनी चाहिए थी, फिर आपको जो मिलता वो होता C2H6, और ये आपकी डेल्टा HF नॉट होता। कब होता? जब ये 1 मोल है, तो ये हमने 1 मोल लिखा, इसको गैस में बना दो, और बेटा यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करो और ये आपका 2 से मल्टीप्लाई, ये होता डेल्टा HF। ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो, CH4 मतलब कार्बन ग्रेफाइट में होना चाहिए, H2 गैस में होना चाहिए। कार्बन ग्रेफाइट में है, H2 गैस में है, नंबर ऑफ मोल्स भी सही है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो डेल्टा HR है वो आपके डेल्टा HF नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में HI है, आपको पता है I जो होता है वो डेल्टा HF नॉट ऑफ किसकी सबसे स्टेबल स्टेट क्या होती है? I2 सॉलिड होती है। ठीक है, ये 0 होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, I2 सॉलिड है, बिल्कुल है, H2 गैस है, बिल्कुल है, नंबर ऑफ मोल्स भी मैच हो रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जो डेल्टा HR होगा वो आपका डेल्टा HF नॉट ऑफ HI गैस के इक्वल होगा। यहाँ पे मैंने CH4 नहीं लिखा था। ठीक है, यस। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है, 1 मोल हो रहा है कि नहीं, और जो एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में होकर उसे फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। क्लियर है? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। ठीक है, तो इसे लिख लो, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आगे करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो
आपको फॉर्मेशन किसका, H2O लिक्विड का निकालना है। तो अगर आपको H2O लिक्विड चाहिए तो पहले तो खुद से लिख लिया करो, अगर मुझे H2O लिक्विड का फॉर्मेशन निकालना है यानी कि 1 मोल इसका चाहिए। अब इसके लिए मुझे हाइड्रोजन चाहिए गैसियस फॉर्म में और मुझे ऑक्सीजन भी चाहिए गैसियस फॉर्म में, राइट, यस। और यहाँ पे हाफ लगाना पड़ेगा तभी ये बैलेंस हो पाएगा। तो ये जहां पे भी है वही आपका डेल्टा H फॉर्मेशन होगा। H ये तो हो ही नहीं सकता, H प्लस लिखा हुआ है, H2 गैस, O2 पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये बेटा, ये O2 गैस है, ठीक है, प्लस H2O, दिस इज माइनस X2। यहाँ पे बेटा माइनस, यहाँ पे 1/2 भी होना चाहिए, 1/2 नहीं लिखा इसलिए ये सही नहीं हो पाया, ठीक है, मिसप्रिंट अगेन। तो क्या वैल्यू होगी, -X2, -X2 यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये करेक्शन करने थे, क्या बढ़िया। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। ऑप्शंस मत देखा करो, पहले खुद से लिख लिया करो, खुद से लिखोगे ना तो ज्यादा जल्दी सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। चलो लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 विच इज एन एक्सप्लोसिव इज। अब बेटा इसके बारे में आप क्या बोलोगे कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl है वो क्या होगी। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताने वाली हूं, ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये आपको चीज याद रखनी पड़ेगी। अगर आप NCl3 का फॉर्मेशन कर रहे हो तो मैम हमें इसका 1 मोल चाहिए, हमें N2 गैस चाहिए, हमें N2 गैस चाहिए और मैम हमें Cl2 भी गैस चाहिए, ठीक है। ये 3/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो मैम ये हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपका डेल्टा H फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मैंने बोला मोस्टली जो आपके डेल्टा H फॉर्मेशन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो नेगेटिव नहीं होते वो कौन से होते हैं, पता है कौन से होते हैं, जिसके अंदर बेटा आपकी N2 गैस आती है, जिसके अंदर आपकी N2 गैस आती है। क्यों, क्योंकि N2 जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ 3 ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं इनके, ये इतना ज्यादा स्टेबल होता है N2, इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि इससे कोई नया कंपाउंड बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और एब्जॉर्ब होने की वजह से जो डेल्टा H फॉर्मेशन होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो मोस्टली सारे आपके फॉर्मेशंस 99% कंपाउंड्स के जो फॉर्मेशन एंथैल्पीज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, लेकिन जहां पे नाइट्रोजन आ जाता है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। सो ऑप्शन ए दैट इज पॉजिटिव जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, और क्योंकि ये कुछ अलग कैरेक्टर था इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है, यस। तो ये याद रखना कि जब भी N2 गैस आती है तो फिर पॉजिटिव हो जा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, लिख लो इसको, हाईली स्टेबल लिख लेना यहाँ पे, ओके। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है आपके पास में डेल्टा HF नॉट वैल्यूज हैं अलग अलग एलिमेंट्स की, आपको डेल्टा HR0 ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैंने आपको कंबशन रिएक्शंस लिखना सिखाया है, तो अब आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। कैसे करना है देखो, कंबशन ऑफ मीथेन है यानी कि मैम CH4 को O2 के साथ में हमें कंबशन करना है, तो हमें CO2 गैस प्लस H2O मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट चीज इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो एक कार्बन 4, तो यहाँ मैम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 2 ऑक्सीजन, तो मैम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये है आपका डेल्टा HR, ठीक है। आपको यहाँ पे बेटा सभी के डेल्टा H फॉर्मेशंस दिए हैं, और मैंने कहा था कि जब डेल्टा H फॉर्मेशंस दिए होते हैं तो डेल्टा HR ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है, समेशन ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ सारे के सारे प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ सारे के सारे रिएक्टेंट्स, ऑफ सारे के सारे रिएक्टेंट्स, हाँ कि नहीं, बिल्कुल। तो यानी कि बेटा ये जो वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर आ जाएगी मैम, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस डेल्टा H फॉर्म, प्लस क्या होगा बेटा, ये 1 है वो क्या है 2, तो 2 इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन नॉट ऑफ CH4 माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन 2 से मल्टीप्लाई करके ऑफ O2, ठीक है। अब देखना बेटा
यहां पे अगर आप ये वैल्यूज पुट करना शुरू करोगे तो डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है -393 प्लस 2 इंटू वाटर कितना दिया हुआ है फॉर्मेशन -285। देख रहे हो सारे फॉर्मेशंस नेगेटिव है, मोस्टली सारे नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है। तो -285 माइनस ब्रैकेट में फॉर्मेशन ऑफ CH4 कितना दिया हुआ है -74.8, तो -74.8 माइनस 2 इंटू, अब आप कहोगे मैम डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ O2 तो दिया ही नहीं हुआ। बेटा डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ O2 क्या होगा, ऑक्सीजन अपनी सबसे स्टेबल स्टेट में है, और अगर ऑक्सीजन अपनी सबसे स्टेबल स्टेट में है तो उसका जो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि उसको बनाने के लिए कोई एंथैल्पी चेंज नहीं लगा, यानी कि मैम ये वैल्यू 0 होगी। तो आपको बस इसे कैलकुलेट करना है। -393 प्लस माइनस हो जाएगा -2 इंटू 285, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 74.8 हो जाएगा। बस इसे सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। जब भी कोई रिएक्शन के फॉर्मेशंस दिए हो तो कैसे कैलकुलेट करना है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यस, अमेजिंग बेटा। तो इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब बेटा नेक्स्ट शुरू करते हैं। थोड़ा सा ही शुरू करेंगे आज, ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर एक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंबशन तो थोड़ा सा समझ जाओ, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या कहता है कि डेल्टा एच कंबशन। अब देखो, किसी भी चीज का कंबशन करना है, यानी कि किसी भी चीज का ऑक्सीजन के साथ O2 गैस के साथ कंबशन करना जब होता है तो उसे उसका कंबशन करना कहते हैं। यानी कि कोई भी एलिमेंट ए, उसका आपको O2 के साथ कंबशन करना है तो वो होगा कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कार्बन का कर सकते हो, नाइट्रोजन का कर सकते हो, सल्फर का कर सकते हो, सबका कंबशन हो सकता है। एग्जाम्पल देते हैं, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ आपने कंबशन किया, आपको CO2 मिला। आपने सल्फर का O2 के साथ कंबशन किया, आपको SO3 मिला। ठीक है, यस। तो इस तरीके से अलग अलग कंबशन रिएक्शंस होती हैं। अब आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसे कहते हो, जब 1 मोल ऑफ योर कंपाउंड का कंबशन हो। अब ये जो कंपाउंड है ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अपनी स्टेबल स्टेट में हो, कुछ भी हो सकता है, हर चीज का कंबशन हो सकता है, हर चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, राइट, यस। बस वो होनी क्या चाहिए, 1 मोल चाहिए, होनी क्या चाहिए, वो 1 मोल होनी चाहिए और ऑक्सीजन के साथ उसका कंबशन हो रहा हो। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हम ये तो था कंप्लीट कंबशन, ये तो था कंप्लीट कंबशन, ठीक है, जब कंप्लीटली कंबशन होता है, लेकिन हमने ना ऐसा भी सुना है कि कई बार कार्बन जो है वो O2 के साथ मिलके CO बना देता है। तो बेटा ये होता है पार्शियल कंबशन, यानी कि इतनी ऑक्सीजन मिली नहीं कि कंप्लीटली कंबशन कर पाए, तो ये पार्शियल कंबशन होता है। और यहां पे जो आपका डेल्टा HR मिलता है बेटा, वो आपका डेल्टा HR जो होता है वो आपका डेल्टा HC0 कंबशन के इक्वल ऑफ कार्बन नहीं होता है। यानी कि कंप्लीट कंबशन जब भी होगा तभी आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन उसे बोल सकते हो। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड, यानी कि कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, पार्शियल कंबशन नहीं चलेगा। तो बेटा जब कार्बन का कंबशन होता है तो आपको CO2 भी मिलता है, और आपको CO भी मिलता है। तो यहां पे हमें ये कंप्लीट कंबशन कहते हैं हम इसको, और इसको बेटा हम पार्शियल कंबशन कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको SO2 भी देखने को मिलता है, SO3 भी मिलता है, ये आपका पार्शियल कंबशन होता है, और ये आपका कंप्लीट कंबशन होता है, ये आपका कंप्लीट कंबशन होता है। तो यानी कि आप इस वाले को डेल्टा HC0 ऑफ कार्बन बोल सकते हो, लेकिन इसको नहीं बोल सकते। सिमिलरली आप इसको डेल्टा HC0 ऑफ सल्फर कह सकते हो, लेकिन उसको नहीं कह सकते।
डेफिनेशन को फुलफिल करना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ करना चाहिए, एंड कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना। ठीक है, यस, तो ये सब लिख लो। और ये हमेशा बेटा एक्सोथर्मिक होता है, हमेशा कंबशन में डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। अगर एक्सोथर्मिक लिखा है यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, एंड क्योंकि हम सारी की सारी चीजें स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे लेते हैं, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि हम H0 वैल्यूज ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया कि मैम एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है। जब 1 मोल कोई भी कंपाउंड, जैसे कि मान लो मैंने CH4 को ऑक्सीजन के साथ कंबशन किया तो मुझे CO2 प्लस H2O मिला। ठीक है, तो इसको बैलेंस करूंगी तो यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 हो गए, और यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन के साथ किया तो 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 हो गए। तो बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये मेरा 1 मोल है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे ये कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो ये आपका डेल्टा एच आर जो है, यहाँ पे हम इस डेल्टा एच आर को डेल्टा एच कंबशन नॉट ऑफ CH4 बोल सकेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1 मोल होना चाहिए ये, और बेटा आपका कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। तो किसी भी चीज का कंबशन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्टेबल स्टेट में हो। इस बार आप रिएक्टेंट वाली साइड देखोगे 1 मोल, फॉर्मेशन में आप प्रोडक्ट वाली साइड देखते थे, इस बार आपको सिर्फ रिएक्टेंट वाली साइड देख। ठीक है, यस। अगर आपको मान लो कोई रिएक्शन दे दी, जैसे कि A+O2 गिव्स यू लेट अस से AO2। ठीक है, कुछ ऐसी रिएक्शन दे दी और ये आपको दे दिया डेल्टा एच आर। ठीक है, नहीं ऐसे मत लिखो, ऐसे समझ लो कि मान लो आपको A+B दिया है और ये आपको 2C+3D दे रहा है, तो ये इसका डेल्टा एच आर है। और बेटा इस बार आपको क्वेश्चन के अंदर डेल्टा एच सी नॉट ऑफ ए दिया हुआ है, डेल्टा एच नॉट सी ऑफ बी दिया हुआ है, डेल्टा एच नॉट सी ऑफ सी दिया हुआ है, एंड डेल्टा एच नॉट सी ऑफ डी दिया हुआ है। यानी कि इस बार जो आपको दिया हुआ है वो क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ कंबशन दिया हुआ है हर मॉलिक्यूल। पिछली बार फॉर्मेशन दिया था, इस बार मान लो कोई भी रिएक्शन में आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है, तो आप कैसे डेल्टा एच आर कैलकुलेट करोगे। तो इस केस में जो डेल्टा एच आर होता है वो समिशन होता है ऑफ डेल्टा एच सी नॉट, इस बार बेटा रिएक्टेंट वाली साइड वाले पहले आते हैं, माइनस डेल्टा एच सी नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। हमेशा ये चीज को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका मेन फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करूं तो मैं कहूंगी दैट डेल्टा एच आर जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा एच सी नॉट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑफ कार्बन प्लस सी बोल दो इसको, ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा एच सी नॉट ऑफ डी माइनस डेल्टा एच सी नॉट ऑफ ए माइनस डेल्टा एच सी नॉट ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कभी रिएक्शंस के फॉर्मेशंस दिए हुए हैं तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स होता है, और अगर उनके कंबशंस दिए हुए हैं तो वो रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स होता है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हुई हैं बेटा। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, इतना आप प्लीज लिख लीजिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, टाइप्स ऑफ हीट्स ऑफ रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी ऑफ कंबशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, हमें पता है सबसे पहले जिसका भी कंबशन हो रहा है वो 1 मोल होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ कंबशन कर रहा होना चाहिए। तो 1 मोल है ये, यस 1 मोल है, यस। ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, बिल्कुल, और कंप्लीट कंबशन है, तो यहाँ पे डेल्टा एच आर जो है वो डेल्टा एच सी नॉट के इक्वल है। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट देखो, कार्बन डायमंड है, बिल्कुल है, O2 के साथ कर रहा है, CO2 गैस बना रहा है, बिल्कुल। तो बेटा अब ये इसकी स्टेबल स्टेट में नहीं है, लेकिन फिर भी डायमंड का भी तो कुछ कंबशन होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे जो डेल्टा एच आर है वो आपका डेल्टा एच सी नॉट के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखो, कार्बन प्लस O2 गिव्स यू CO,
अब बेटा ये कार्बन कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप ध्यान से देखो तो मैम यहां पे CO बन रहा है, दिस इज नॉट कंप्लीट कंबशन, दिस इज पार्शियल कंबशन, अभी तो आपने बताया था। तो यहां पे जो रिएक्शन का डेल्टा H आर आएगा वो डेल्टा HC0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि पार्शियल कंबशन हो रहा है। यहां पे देखो CO हाफ O2 के साथ CO2 बना रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो डेल्टा HR जो है वो बेटा डेल्टा HC0 के इक्वल होगा, और ये किसका होगा? CO का होगा। अगर सबके लिखना चाहते हो तो यहाँ पे कार्बन सॉलिड लिख लो, यहाँ पे कार्बन डायमंड लिख लो, और यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट लिख लो, ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यहां पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज ये 1 मोल है और उसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, CO2 बन रहा है, बढ़िया है, ठीक है? अब देखो CH4O2 CO2 दे रहा है, ये जब तक 1 मोल है तब तक सारी कहानी बिल्कुल सही है। तो यानी कि यहां पे जो डेल्टा HR होगा वो आपका डेल्टा HC0 के इक्वल होगा ऑफ CH4। यहाँ पे बेटा ये 1 मोल है, ठीक है, और कंप्लीट कंबशन हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो अगेन यहाँ पे जो डेल्टा HR होगा वो आपका डेल्टा HC0 ऑफ क्या है? C6H12O6 के इक्वल होगा, ठीक है? बढ़िया, समझ आया? यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये आप प्लीज लिख लीजिए। आज हम इतना ही करेंगे, आगे की डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज जो चीजें पढ़ी हैं बहुत सिंपल चीजें पढ़ी हैं, प्लीज इन्हें रिवाइज करना, फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और एक नई एंथैल्पी की कैलकुलेशंस करना शुरू करेंगे, ठीक है? यस, परफेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज सारी चीजें समझ आई हैं, जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आई हैं। जल्दी से होमवर्क की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज रिविजन, ठीक है? सेकंड इज माय डियर स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, वो होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं आपको। थर्ड इज कि आपको आपकी DPP करनी है, DPP जरूर मिलेगी। एंड फोर्थ इज मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? परफेक्ट। With this, my dear students, let's end our session. छोटा सा लेक्चर था आज, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, बहुत बेसिक चीजें बताई मैंने, कुछ बहुत नया नहीं बताया आपको, ठीक है? यस, तो आई होप ऑल ऑफ यू लर्नड अ लॉट टुडे एंड यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, बस 2 छोटे नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो थोड़े बड़े चैप्टर हैं, तो टोटल इक्विलिब्रियम चैप्टर एंड देन फिर एक छोटा सा रिडॉक्स चैप्टर रह जाएगा। तो अभी हमारा ये चल रहा है, ये मत सोचना कि खत्म हो गया, नाउ थर्मोकेमिस्ट्री को 1-2 लेक्चर और लगेंगे, ठीक है? यस, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग वेरी वेल एंड यू आर फोकसिंग ऑन योर हैप्पीनेस, ऑन द थिंग्स जो आपको अच्छी लगती हैं, आपको वो सब भी करते रहना चाहिए, क्योंकि फ्रेश माइंड होगा तभी तो चीजें समझ आएंगी। यस, परफेक्ट। विद दिस लेट्स एंड आवर सेशन टुडे, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो